क्या पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। हाँ, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ये हम चैप्टर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन में देख चुके हैं। सो आने वाला जो चैप्टर है दैट इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो उसी का एक कंटिन्यूएशन है। ये शुरुआत इस लेक्चर की इस गाने से इसीलिए करी क्योंकि हमें ये समझना है कि वाई इज मनी सो इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये जो फसाद है इसकी जड़ क्या है, और मनी के कारण दूसरी और भी फसाद की जड़ जो है वो डेवलप हुई, फसादें डेवलप हुई। बेसिकली जड़ तो एक ही है। अब वो जड़ क्या है, तो हमारा इंसान का जो नेचर होता है बहुत ही चंचल होता है, विचलित होते हैं हम, और कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एक्टिविटीज करने का बड़ा मन करता है। सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से 3 मई तक अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। पहले 21 दिन हमने घर पे क्या किया हम जानते ही हैं। उसके बाद अब जो दूसरे 18-19 दिन का एक्सटेंशन आया उसमें क्या करना हम ये जानते हैं कि हमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं और आपको घर बैठ के उन्हीं लेक्चर्स को पढ़ना है। लेकिन जब ये लेक्चर्स हम नहीं भेज रहे थे तभी भी आपने अपनी एक्टिविटीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लिया था ना कुछ तो परफॉर्म कर रहे थे कि सुबह उठने के बाद घर के काम हाथ में उठा लिए। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई कटका मार रहा है, कोई पोछा कर रहा है, कोई अपने पुराना वार्डरोब जो है उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलती हैं, उसको खींच के फिर या तो व्हाट्सएप पे डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते जाएंगे। सो यही जो एक्टिविटीज़ करने का कीड़ा है ना, यही सारे फसाद की जड़ है। अभी एक्टिविटीज़ इंसान ने तो कई सारी बनाई थी, उसके क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे हुए थे, जैसे सोशल है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, जिस कारण से ये सब्जेक्ट बना इकोनॉमिक्स। अब वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई, लेकिन इंसान ने एक्टिविटीज़ जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में, ऊपरा छाबरी 2 हिस्सों में बांटा। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सारे आ गए, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। सोशल में जैसे हम पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ चाय नाश्ता करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका व्यवहार आपके पड़ोसी के साथ कैसा है और उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है। सोसाइटी में आप वॉक लेने जाते हैं, वॉक करते करते कोई घर में कोई दिख जाता है तो थोड़ा वक्त वहाँ पे भी बिता लेते हैं, हाय हल्लो कर लेते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया बेसिकली बना ही सोशल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए है। फिर रिलीजियस एक्टिविटी मतलब मंदिर में जाके पूजा करना, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, चर्च में हर संडे को जाके प्रेयर्स ऑफर करना, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कई लोग को करनी होती है क्योंकि उन्हें पावर में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अब जब कोई इंसान एक ही एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एक्टिविटी की प्रायोरिटी को सेट करना। प्रायोरिटाइजेशन से पहले क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो इंसान ने बखूबी 2 चीज़ों में किया, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक, और उसको मालूम है कि पहले मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दूंगा। फिर वक्त बचा तो थोड़ा बहुत नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे भैया। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द प्राइम सोर्स फ्रॉम वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी कम्स एंड विथ मनी कम्स बैंकिंग। ठीक है, वो फ्लो में हम आगे समझेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू दैट, आपने ये 4 शब्द सुने होंगे, साम, दाम, दंड, भेद। इंसान हर कुछ पैतरे अपना लेगा अपना टास्क पूरा करवाने के लिए।
साम, दाम, दंड, भेद। साम, दंड और भेद सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आ गया। बचा क्या? दाम। दाम कहाँ पे आया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आया। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसको निभाने के, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो रास्ते हमको मिले थे। सबसे पहला हमने जो पुराना सिस्टम अपनाया था वो क्या था? बार्टर सिस्टम था। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज, या फिर सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्विसेज। इन शॉर्ट, पैसों का कहीं पे कोई लेन देन होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा है ही नहीं। बहुत अच्छा सिस्टम था बार्टर सिस्टम, जहां पर एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले, लेकिन खाली कॉमोडिटीज, ओनली कॉमोडिटीज। पैसा तो वहां पे इन्वॉल्व था ही नहीं। लेकिन बार्टर सिस्टम के अपने अपने लिमिटेशंस थे, जो आप चैप्टर 3 में देख चुके हैं। तो फिर हमें क्या लाना पड़ा? मॉनिटरी सिस्टम पे जाना पड़ा, उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ा। अब मॉनिटरी सिस्टम में भी आप जानते हैं कैश आया। वैसे दो प्रकार के इसमें बेसिक ट्रांजैक्शन हुए। कौन कौन से? इधर यू कैन एंटर इनटू अ कैश ट्रांजैक्शन और यू कैन एंटर इनटू अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, कैश ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो कैसे होता था? कैश मतलब हार्ड कैश, रोकड़ा पैसा, विच इन्वॉल्व्स करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, which involves currency notes and coins. On the other hand, credit transaction मतलब आज मैं आपसे गुड्स लूंगा और थोड़े समय बाद पैसा दूंगा। मतलब कैश आज के आज इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, भविष्य में मैं आपको पैसे दूंगा। तो वो पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ? इधर आई कैन गिव यू अ चेक, और आई कैन गिव यू अ डिमांड ड्राफ्ट, और आई कैन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन बी डन थ्रू check, it can be done through draft, or it can be done through credit card और debit card. Ultimately, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, इन दोनों ही के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो मॉनिटरी सिस्टम में आ ही गया है। लेकिन इसी पैसे के लिए हमें बैंक की भी ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स या चेक, डिमांड ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड दोनों पूरे बैंकिंग सिस्टम पे निर्भर है। कैसे? करेंसी नोट्स के लिए हमें क्या चाहिए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड के लिए हमें क्या चाहिए? करेंसी नोट्स के लिए हमें चाहिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि डोंट फॉरगेट हु हैज द पावर टू इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स? आरबीआई। एंड अगेंस्ट दैट चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कब ऑपरेट कर पाओगे आप? जब आपका अकाउंट होगा किसी कमर्शियल बैंक में। सो आपको ये पूरा फ्लो मालूम पड़ा कि why are we studying this chapter is because activities were divided into two parts, economic and non-economic. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के दो तरीके थे, बार्टर सिस्टम एंड मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम के वापस दो तरीके हुए, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चाहे कैश हो या चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट हो, करेंसी नोट्स हो, कॉइन्स हो, कुछ भी हो, हमें इन दोनों ही के लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है या बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स के लिए किसकी ज़रूरत है? आरबीआई की। और चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड के लिए किसकी ज़रूरत है? कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, फाइन। सो हमने ये तो समझ लिया कि बैंकिंग करके एक चैप्टर क्यों आया, या इस चैप्टर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके बगैर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से हम चारों ओर घिरे हुए हैं। नाउ we understand the meaning of the term evolution of banks. What do you mean by evolution? Evolution मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है, या बैंक कैसे पैदा हुआ है, ये इस सिस्टम में कैसे आया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हम बैंक को देख ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दौर था जब बैंक्स नहीं थे फिर भी कामकाज चलता था। सो बैंकिंग की भी एक हिस्ट्री है जिसको हमें आज समझना है। ओके, सो सबसे पहला, इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का क्या मतलब होता है? हीप और अ मास।
What do you mean by heap or mass? Basically, collection of certain things at one place is known as a heap or it is known as a mass. बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम मास बोलते हैं ना कि आर यू डीलिंग इन क्लास और आर यू डीलिंग इन मास. सो मास मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ समथिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस. जो ये पिक्चर देख के बहुत ही क्लियर हो जाएगा. जैसे ये अलग अलग सैंड की डंबरियाँ एक जगह पे इकट्ठा हुई है. देखते ना, बहुत सारी डंबरियाँ एक साथ इकट्ठा हुई है एक ही जगह पे. अलग अलग प्रकार के सैंड, अलग अलग प्रकार के चावल, गेहूं, कुछ भी आप इकट्ठा करो तो उस इकट्ठा करने के बाद उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हीप और अ मास. या उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हीप और मास. तो इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का क्या मतलब हुआ? हीप और मास. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड संस्कृत वर्ड. तो संस्कृत, जैसे हर भाषा का ओरिजिनेशन संस्कृत से हुआ है, वैसे ही ये संस्कृत लैंग्वेज में भी बैंक का ओरिजिनेशन छुपा हुआ है. वो कौन सा संस्कृत वर्ड है जिससे ये बैंक आया? इट इज नोन एज भांडा, दैट इज कैपिटल. आपने देखा होगा अकाउंट्स में, देशीनामा सिस्टम में लास्ट ईयर भंडोड़ या भंडोल, भंडोल खाते जमा, हमेशा वो क्रेडिट होता है बिकॉज कैपिटल इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो संस्कृत वर्ड भांडा से बना द वर्ड बैंक. दूसरी और भी लैंग्वेजेस हैं. इटालियन वर्ड है बैंका और फ्रेंच वर्ड है बैंक्यू. बोथ these वर्ड्स मीन व्हाट? अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज. मतलब पहले जो पैसों का ट्रांजैक्शन होता था ना, वो ऐसे किसी बिल्डिंग में नहीं होता था. 4-5 लोग मिले हमारे तुम्हारे जैसे, जिनको कुछ एक्टिविटी करनी थी, जो लोगों की समस्या को समझते थे, और ये लोग बेंच पे बैठ के ये काम करते थे. देखा, जैसे वो लोग बैठे हुए हैं. तब लैपटॉप वगैरह नहीं था, लेकिन ये आज का मॉडर्न कंसेप्ट है, उसके हिसाब से मैंने पिक्चर को उठाया है. तो बेंच पे बैठ के पैसों का ट्रांजैक्शन करना, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंका इन इटालियन वर्ड एंड बैंक्यू इन फ्रेंच. सो इफ the people who are entering into transactions of money, they are sitting on a bench, तो bench से ये वर्ड क्या बना? बैंक. कहने का मतलब वो है. अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस, वर्ड्स, इसमें बार बार हमको ये क्यों बता रहे कि बैंक क्या है, बैंक क्या है? क्योंकि पैसा हर जगह इन्वॉल्व था, हर कोई अपने अपने हिसाब से एफर्ट कर रहा था इन एंटरिंग इनटू दीज ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सो द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट बैंक्स started taking place at a very initial and raw level. At the same time, it started taking place at a time at many places. तो हर कोई अपनी अपनी थियरी, हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी लेके आया. जैसे इकोनॉमिक्स की भी अलग अलग फिलॉसफी है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ईस्टर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट. वैसे बैंकिंग को लाने के लिए भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है. इसीलिए अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बैंक का वर्ड का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ये वर्ड आया है बैंक. ओके. Now, word bank is related with what? कलेक्शन और फंड ऑफ मनी. तो ऊपर हमने यही देखा, हीप और मास मतलब कलेक्शन, accumulation of certain things at a given place. लेकिन बैंक को specifically made in relation to only money. So collection or fund of money is basically known as a bank. Then, do you know when was the first bank set up and where? कहाँ और कब सबसे पहला बैंक दुनिया का बना था? यूएसए नहीं है, यूके भी नहीं है. आपने शायद वो मैंने क्लिक किया उसमें देखा हो तो मालूम पड़ा हो कि इट्स बैंक ऑफ बार्सिलोना इन स्पेन. दुनिया का सबसे पहला बैंक कहाँ पे आया? बार्सिलोना में. बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन में. और कौन से साल में आया वो? 1401. 1401 मतलब आज से 619 साल पहले की बात है. सो तब बैंक अस्तित्व में आया था. अब ये बैंक ऑफ बार्सिलोना, बाहर से लोना नहीं, बार्सिलोना इज अ प्लेस. अभी बाहर से कुछ मत लोना ड्यू टू कोरोना, क्योंकि अभी घर से बाहर कदम रखना मना है, लक्ष्मण रेखा है, मत भूलना. अब ये बार्सिलोना स्पेन, जिसकी हालत अभी वैसे कोरोना में बहुत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी सारी डेथ्स हैं,
काफ़ी सारे केसेस भी उभर के आ रहे कोरोना के, बहुत पतली हालत है अभी। लेकिन ऑफिशियली जो बैंक लॉन्च हुआ था वो पहली बार इसी जगह पे हुआ था। बार्सिलोना इज ऑल्सो पॉपुलर नॉट ओनली फॉर बैंकिंग बट ऑल्सो पॉपुलर इन फुटबॉल। आपका एक फेवरेट फुटबॉल प्लेयर बार्सिलोना की टीम से खेलता है। यू नो हु? गेस। रोनाल्डो? नहीं नहीं नहीं, इट इज लायनेल मेसी। He plays from FCB, that is फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना। तो अब याद रखना, मेसी वाली जगह पे क्या लॉन्च हुआ था? सबसे पहला बैंक लॉन्च हुआ था पूरी दुनिया का, ठीक है, बैंक ऑफ बार्सिलोना। इन विच ईयर? 1401। और बार्सिलोना कहाँ पे आया? स्पेन में आया। ओके। विथ बैंक्स केम इन मनी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वैसे मनी के तो बहुत सारे फंक्शंस थे, 4 फंक्शन थे बेसिकली। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके लिए हमें बैंक की जरूरत नहीं है। दूसरा, एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब हर प्रोडक्ट को आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बेटा इसके लिए भी हमें बैंक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तीसरे और चौथे फंक्शन थे, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके लिए हमें बैंक की जरूरत है। नाउ अंडरस्टैंड हाउ। कैश अगर आप अपने घर में रखेंगे तो क्या वो 100 रुपए का बढ़ के 110 हो जाएगा? नहीं होगा। ओके, तो वो 100 रुपीज का 100 रुपीज ही रहेगा। अब आप ये भी तो मानते हैं कि 100 रुपीज जो आज खरीद सकता है, क्या यही 100 रुपीज 1 साल के बाद उतनी ही चीज खरीद पाएगा जितना आज खरीद सकता है? नहीं नहीं, क्या बोला मैं? 100 रुपीज, जो ताकत आज 100 रुपीज में है आज कुछ खरीदने की, क्या वही ताकत उसी 100 रुपीज की रहेगी आफ्टर 1 ईयर? नो, इट विल बी एबल टू बाय समथिंग लेस। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये भी आपने पिछले चैप्टर में देखा था, राइज इन प्राइसेस। सो आज कोई कमोडिटी 10 रुपए की मिल रही है और मैं 100 रुपया लेके जाता हूं तो मुझे 10 यूनिट मिलते हैं। 100 डिवाइड बाई 10, 10 यूनिट्स। अब मान लो 1 साल के बाद उसी कमोडिटी का भाव कितना हो गया? 20 रुपया। तो ये 100 रुपया देकर मुझे कितने मिलेंगे? खाली 5 यूनिट ही मिलेंगे। तो क्या 100 रुपया जो आपने अपने घर में रखा था, जो 1 साल के बाद 100 रुपया ही हुआ, क्या उसका परचेसिंग पावर या स्टोर ऑफ वैल्यू हुआ? नहीं, पहले उसका पावर था 10 यूनिट्स का, अब वो पावर रिड्यूस हो गया 5 यूनिट्स का। लेकिन अगर यही पैसा आपने बैंक में रखा होता तो बैंक 100 का आपको कितना देगा? 200 नहीं देगा, लेकिन 100 का 110 देगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। और पहले के जमाने में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते थे, 30%, 40%, 45%। रिड्यूस हो के ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बहुत ही नॉर्मल लेवल पे आ गया है। सो आपको अगर इन्फ्लेशन के सामने लड़ना है और आपके पैसों की वैल्यू को सेम रखना है, उसकी वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बैंक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। एंड देन next is standard of deferred payment. So what do you mean by deferred payment? Payment in installments. Payment in installments. टुकड़ों में पेमेंट करना। कैश अगर होता खाली तो क्या उसके तुम टुकड़े कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर बैंक है और बैंक में आपने अकाउंट में मान लो 10,000 रुपया जमा करवा दिया, इसके आपको जो मर्जी आए टुकड़े करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंटर होना पड़ेगा कि हमने आज एसी खरीदा ईएमआई पे, तो बेटा ईएमआई कटता कहां से है? बैंक से कटता है। आपने कार लिया लोन लेकर, उसका भी क्या कटता है? ईएमआई। तो वो ईएमआई कहां से कट रहा है? बैंक से कट रहा है। तो बैंक विल फैसिलिटेट दिस फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ओके। अब बैंक कुछ और भी रोल्स प्ले करता है, जैसे पहला सेफ्टी। अच्छा, आपका जो पैसा है वो बैंक में ज्यादा सेफ है कि आपके घर में? सीधी सी बात है, बैंक में ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि घर पे कोई पैसा रखा है और घर पे चोर आ गया तो सबसे पहले आपके घर में चोरी क्या करेगा? पैसा। वो अलग बात है कि पूरा घर सो रहा है
आप जाग रहे हैं और चोर आता है, चोरी करता है पैसा, आप उसको चोरी करने देते हैं, लेकिन फिर वो जा रहा होता है पैसा चोरी करके, तो आप क्या बोलेंगे? हे रुक 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 रुक, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई ये सब भी चोरी करके जाओ वरना मैं चिल्ला दूंगा। क्यों? क्यों चोरी करवाना ये सब लैपटॉप वगैरह? अरे लैपटॉप नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो लेक्चर्स भी तो नहीं होंगे ना, और आपको तो लेक्चर से मुक्ति चाहिए ही चाहिए। सो ना बजेगा, सॉरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो जब भी चोर आपके घर में आता है तो चोरी क्या करता है? पैसा। क्योंकि पैसा क्या है? नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसीलिए इसको संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो पैसा कहाँ सेफ रहेगा? बैंक में सेफ रहेगा, अगर अकाउंट में जमा कराओगे तो। ठीक है, वहाँ के लॉकर में भी सेफ ही है, सेफ्टी ही रखनी है तो, लेकिन लॉकर में नहीं रखने का, अकाउंट में जमा करवाने का, क्योंकि उस पर आपको क्या कमाने को मिलेगा? इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा। ओके, देन कम्स इजी ट्रांसफर ऑफ मनी। व्हाट डू यू मीन बाय इजी ट्रांसफर? पैसा एक जगह से दूसरी जगह यूं ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे? वाई, हाउ? इंटरनेट बैंकिंग सुना है, एनईएफटी, आरटीजीएस, है ना? मतलब चुटकी बजा के ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। ओके, एंड मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ मनी। सो वैल्यू ऑफ मनी इज मेंटेन, जैसा हमने अभी ऊपर देखा, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन भी कौन करेगा? बैंक ही करेगा। ठीक है, फाइन। देन वी गो ऑन, आसान भाषा में बैंक के मतलब को समझना। ठीक है, सो व्हाट इज अ बैंक अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज अ बैंक? बैंक स्क्रीन पे लिखा है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स आईफोन। आईफोन कौन सी कंपनी का है? एप्पल का। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो शॉर्टकट है इस आंसर को लर्न करने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैंक? टेल मी इन जनरल टर्म्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में बीओ में देखा है, ओसीएम में देखा है। सो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक इज एन organization or an institution that provides the services of banking. Okay, bank is an organization that purchases money and sells money. It is an organization that trades in money, है ना? ऐसा अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग मीनिंग, अलग अलग लैंग्वेज में आपने देखा है। आज हम उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बैंक क्या है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स, फर्स्ट, इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। मतलब अब आप जैसे अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड्स हैं, तो वो सरप्लस फंड्स घर पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे ना, तो उससे बेटर क्या है? आप उसको बैंक में दो, क्योंकि घर पे रखोगे तो वो पैसा ना आपके काम आ रहा है ना हम जैसे गरीबों के काम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है? वो पैसा जो आपके घर में है उसको लाओ बैंक में, ताकि बैंक इसी पैसे का आगे लेंडिंग कर सके जरूरतमंद लोगों को। समझ में आ रहा है? सो इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स, सरप्लस मीन्स जिनके पास पैसा जरूरत से ज्यादा हो, दैट एक्स्ट्रा फंड इज नोन एज सरप्लस फंड. This surplus fund you deposit with the bank, bank will give this fund to somebody else who is in actual need of it. ठीक है, so bank is an organization that does what? First, invest surplus funds. दूसरा, ये surplus funds बैंक कैसे इन्वेस्ट करेगा? when bank has the power. आप तो चलो फंड बैंक को दे दोगे, आपके पास सरप्लस है, लेकिन बैंक के पास वो पावर भी तो होना चाहिए ना टू एक्सेप्ट द फंड्स. तो बैंक इज गोइंग टू accept these funds because it has the authority to accept what? People's savings deposits. ठीक है, फाइन. बैंक के पास तो ये पावर है ही, क्योंकि डिपॉजिट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. आपने देखा ही है पहले भी. ओके, अब बैंक ये सब क्यों करता है? क्योंकि बैंक को भी क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है. बैंक इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल सर्विस. Bank is performing this activity with the objective of earning profit. Now what is the profit? एक तरफ से बैंक पैसा लेगा, दूसरी तरफ बैंक पैसा दे देगा, तो बैंक को तो कुछ प्रॉफिट मिला ही नहीं ना. अरे ऐसा नहीं होता है, आप जानते भी हैं. बैंक जब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा,
और बैंक जब पैसा लेंड करेगा तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इनकम, या उसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बैंक का क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो बैंक जो भी ये कारनामे कर रहा है, इट इज ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फाइन। देन कम्स प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ एन एजेंट। एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो उसके लिए भी बैंक से आप पे कर सकते हो। एलसी, एलसी म्हणजे लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट है ना अपने हिसाब से। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। आपको मालूम ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब दो ट्रेडर्स को एक दूसरे पे भरोसा होता नहीं है तो देयर इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जो आप 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में देख चुके हो, तो उसको अभी मैं वापस नहीं समझा रहा हूं। देन कम्स अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग जो करता है उसे क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन है सर? अंडरटेकर का भाई। अबे नहीं रे, अंडर राइटर कौन है? एनी पर्सन हु अंडरटेक्स द गारंटी ऑफ सेलिंग शेयर्स इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इज नोन एज एन अंडर राइटर। क्योंकि हर कंपनी को शुरुआत में 90% ऑफ द इशूड कैपिटल सब्सक्राइब करवाना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना बेटा तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही खल्लास हो जाएगी। और इसीलिए अंडर राइटिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जो आजकल कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। दे बिकम द अंडर राइटर्स एंड गारंटी द कंपनी कि आपका 90% शेयर तो मार्केट में खड़े खड़े मैं ही बिकवा दूंगा, और नहीं बेच पाया ना तो वो अपने पैसे लगा के वो शेयर्स मैं खरीद लूंगा। ऐसा जो बोलता है ना उसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। और वो अंडर राइटर आजकल कौन है? बैंक से। फाइन, ये भी आपने पहले देखा हुआ है। देन कम्स डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में क्या होते हैं? बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके लिए भी बैंक आजकल सर्विस प्रोवाइड करता है। NEFT, RTGS ये हम आने वाले चैप्टर्स में, सॉरी आने वाले सेशंस में इसी चैप्टर में देखेंगे, तो तब के लिए मैं बाकी रख रहा हूँ। NEFT एंड RTGS मालूम है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर। ओके, चलिए। देन कम्स L, दैट इज लेंड्स मनी टू अदर पीपल। तो ऊपर देखो पहला पॉइंट क्या था? इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। सरप्लस किसके पास था? आपके पास। मत भूलो आपके पास जो पैसा है वो किसके लिए बना है? हमारे लिए। अमीरों का जो पैसा है वो किसके लिए बना है? गरीबों के लिए बना है। और इसीलिए बैंक में जब आप पैसा दोगे ना तो वो बैंक हम जैसे जरूरतमंद लोग की नीड्स को पूरा करेगा। हमें बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमें मिलेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट नंबर 1 पॉसिबल है, इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स, देन ओनली बैंक विल लेंड मनी टू अदर पीपल। साथ ही साथ ई, दैट इज एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ दीज डिपॉजिट्स। मतलब जो भी डिपॉजिट आप बैंक में करेंगे ना एब्सोल्युटली सेफ है, विच मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर मनी। जैसे पंजाब नेशनल बैंक खल्लास कौभांड हुआ उसमें, यस बैंक उसमें भी कौभांड हुआ, लेकिन डोंट वरी, डिपॉजिटर का पैसा तो क्या है? सेफ है। क्योंकि मत भूलो ये बैंक के पीछे कौन है? उसका बाप, दैट इज RBI। सो कहीं ना कहीं पैसों का जुगाड़ करके वो डिपॉजिटर्स का पैसा तो जाने नहीं देंगे। सो योर मनी इज एब्सोल्युटली सेफ इन दीज बैंक्स। क्लियर? ओके, नाउ ये मीनिंग को हम लर्न कैसे करेंगे? तो उसका देखो ऊपर एक शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स आईफोन। आईफोन कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है? एप्पल को। तो हमें क्या चाहिए सबसे पहला? आईफोन। ये आईफोन किस कंपनी को बिलोंग करता है? एप्पल, है ना? खाया हुआ एप्पल, थोड़ा मुंह मारा हुआ एप्पल। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ अ बैंक यू कैन लर्न एज आई एप्पल। रेड फॉन्ट्स में उतना ही लिखा है, आई एप्पल। ठीक है, एक बार फिर से उसको देखते हैं। आई फॉर
invest surplus funds. A for authorized to collect people's savings deposits. P for profit motive. P for provide services. L for lends money to other people. And E for ensure safety of these deposits. ठीक है, एक बार फिर से. Meaning of a bank. Bank is an institution that provides iPhone, that is belonging to which company? Apple. I, invest surplus funds. A, authorized to collect people's savings deposits. P, profit motive. P, provide services. L, lend money to other people. And E, ensure safety of these deposits. ठीक है, तो ऐसे करके उसको आपको लर्न कर लेना है. Fine. So lecture 1 ends over here. Thank you very much for listening to the lecture patiently. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.